मनोज, यतेश, हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है हाँ ना? बोलिए। हाँ, दिख रही है। हाँ, आ गई। ओके। तो आपने कभी पहले सर्वर इंस्टॉलेशन किया है कि नहीं किया है? नहीं। नहीं। मनोज, आपने? हाँ, मैंने किया है 2016। ओके। और कौन से सर्वर में किया था? एचपी का था। ML 110। ओके, ML 110 HP का था। उसमें आपने क्या क्या किया था? एक्चुअली रेड और वगैरह तो मतलब था ही कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो मतलब इंस्टॉलेशन में मतलब क्या है, कुछ दिक्कत आई थी, रेड डिस्टर्ब हो गए थे। हम्म। तो उसकी वजह से फिर एचपी में कॉल करके हम्म। रेड रीबिल्ड करवाए थे। हम्म। रीबिल्ड करवाने के बाद फिर इंस्टॉलेशन किया। ओके। तो यतेश, रेड क्या है वो तो हाँ। आपको पता है ना? जी जी। ओके। तो देखो, सर्वर में है ना, ओएस इंस्टॉलेशन बहुत तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि ये मेरा सर्वर है, उसके अंदर मान लो कि मुझे सिर्फ टेली सर्वर इंस्टॉल करना है। इसमें मुझे सिर्फ टेली चलाना है और मुझे बाहर रिमोट देना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा? हेलो, यतेश, आप अनम्यूट रह सकते हो। यस। हाँ। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, मेरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, उसको टेली के वालों के पास से ले लूँगा कि फॉर एग्जांपल मुझे प्रोसेसर कौन सा चाहिए, रैम कितनी मुझे चाहिए, उसके हार्ड ड्राइव कितनी चाहिए। कई एस एम पी एस कई सर्वर ऐसे होते हैं जो ड्यूअल एस एम पी एस के आते हैं, जो इसमें पावर सप्लाई जो होते हैं ना वो ड्यूअल होते हैं। तो ड्यूअल पावर सप्लाई चाहिए या इसकी सिंगल पावर सप्लाई चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा। अगर मुझे प्रोसेसर चाहिए तो सिंगल प्रोसेसर चाहिए कि 2P एक आता है ड्यूअल प्रोसेसर वाला, कि 4P मतलब 4 प्रोसेसर वाला मुझे सर्वर चाहिए। तो इस सब चीज़ में देख लूँगा। उसके बाद में यहाँ पे जब ओएस इंस्टॉलेशन के टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रेड कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। ये तेज, हेलो। जी हाँ। जी जी। अभी मान लो कि फॉर एग्जांपल ये मेरा सर्वर है ना, उसमें एक M.2 का स्लॉट होगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि M.2 के स्लॉट में मैंने 512 की एक एसएसडी डाल दी, वैसे 512 की नहीं होती है, 500 इसमें शायद 480 GB की आएगी एसएसडी, क्योंकि सर्वर की जो एसएसडी आती है ना वो अलग आती है। तो मैंने 480 GB की एक एसएसडी डाल दी। ठीक है। और एक मैंने 1 TB की हार्ड ड्राइव डाल दी। तो इस केस में मुझे रेड कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस केस में मैं क्या करूँगा, मेरा जो यहाँ पे एसएसडी है ना उसके अंदर मैं डायरेक्टली ओएस कर दूंगा, और 1 TB की जो एचडीडी है ना वो उसको मैं डेटा के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे क्या कर दूंगा, मेरा रेड कंट्रोलर है उसका मैं डिसेबल करके डायरेक्ट इसमें ही ओएस इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। ये टेस्ट। ओके। अभी मान लो कि ऐसा सिनारियो है कि फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, मेरे यहाँ पे ड्यूअल हार्ड ड्राइव है। अगर सिंगल हार्ड ड्राइव होगी तो वहाँ पे रेड 0 कन्फिगर होगा, बाकी के सारे ऑप्शन जो है ना वो डिसेबल होंगे। और सिंगल हार्ड ड्राइव में अगर आपको ओएस इंस्टॉलेशन करना है ना तो आपको दो तरीके होते हैं। पहला ये कि सिंगल हार्ड ड्राइव में या तो आप रेड कंट्रोलर जो है उसे डिसेबल कर दो और ओएस इंस्टॉलेशन कर दो, जैसे अपने विंडोज 10 में नॉर्मल इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वैसा ही सर्वर ओएस में इंस्टॉलेशन होता है। इसमें सिर्फ आपको यूएफआई पेन ड्राइव चाहिए और एक आईएसओ फाइल चाहिए बस। अगर एचपी का सर्वर है ना तो उसमें भी दो तरीके हैं ओएस इंस्टॉलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही रेड कॉन्फ़िगर कर दिया ना, वहाँ पे F10 में एक इंटेलिजेंस प्रोविजन का एक ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इंटेलिजेंस प्रोविजन,
आप जब भी सर्वर फर्स्ट टाइम बूट करोगे ना, उस टाइम पे इस तरीके से ऑप्शन आएंगे आपके सामने। F9 पे यहाँ पे यूटिलिटीज़ होगी, जहाँ पे आपको रेड कंट्रोलर डिसेबल करना हो तो वो एक आपकी हेल्प करेगा। F10 यहाँ पे इंटेलिजेंस प्रोविजन होता है, और वो जब खुलता है ना तो वो इस तरीके से खुलता है, ये वाला इस तरीके से। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी OS इंस्टॉलेशन कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आपको एक पाथ देना होता है, जो ISO फाइल का पाथ होता है। वहाँ पे आपको UEFI पेन ड्राइव बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ यहाँ पे एक्सप्रेस OS इंस्टॉलेशन है ना, वहाँ पे क्लिक करके आपको सिर्फ आप पाथ दे देना है, और ये सिर्फ HP में ही है। हर एक जो आपका HP का सर्वर है उसमें अलग तरीके से रेड कॉन्फ़िगर होगा और अलग तरीके से OS इंस्टॉलेशन होगा। सेम टू सेम आपका डेल का सिस्टम है, उसमें भी अलग तरीके से OS इंस्टॉलेशन होगा और अलग तरीके से रेड कॉन्फ़िगर होगा। तो जो भी मॉडल नंबर होगा ना, वो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी एक बात, आपको रेड के ड्राइवर भी लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास T40 सर्वर है, तो रेड तो इस तरीके से रेड के ड्राइवर भी आपको डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे, और उसको जो EXE फाइल है ना उसको पेन ड्राइव में एक्सट्रैक्ट करके रखने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्टली मान लो कि यहाँ पे F11 बूट मेन्यू है, वहाँ से डायरेक्टली आप OS इंस्टॉलेशन करते हो ना, उस टाइम पे वो आपके काम में आएगा। आया समझ में हितेश? जी जी ओके, कोई कंफ्यूजन? नहीं ओके, तो अभी OS इंस्टॉलेशन हम डायरेक्टली करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्चुअल एसोसिएशन में कैसा होता है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट करूँगा, ये कौन सा सर्वर है, हाँ 2016 वाला है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे कोई भी मैं नाम दे देता हूँ, नेक्स्ट। इसको अभी सी की जगह पे, ठीक है, ये टेस्ट के लिए ही वैसे हम बना रहे हैं। बाकी के तो मेरे सारे सर्वर यहाँ पे बने ही हुए ही है, पर एक टेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन में ही मैं जाने दे रहा हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे मल्टी फाइल और सिंगल फाइल दो ऑप्शन आता है। मैं मल्टी फाइल में 60 GB में जाने दे रहा हूँ, और जैसे ही मैं फिनिश करूँगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली मशीन पावर ऑन हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली डायरेक्टली OS इंस्टॉलेशन की तरफ चला जाएगा। तो जब तक ये हो रहा है तब तक इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोसेसर जो है ना वो 64 बिट का होना चाहिए। आपको अगर नॉर्मल सिस्टम में भी इंस्टॉल करना है ना, तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो Core i3 होनी चाहिए। उसके बाद में 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 GB रैम होगी ना तो बहुत स्लो चलेगा। उसमें आप OS इंस्टॉलेशन तो कर पाओगे, लेकिन किस तरीके से बाद में आप मैनेज करोगे। तो आप 2-2 GB भी VM को देके आप इजीली मैनेज कर पाओगे। आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल भी दूंगा। मनोज, यतेश, हाँ मैं आपको प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है मतलब। ओके, और अगर मान लो कि आपके जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी टाइम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं, देखो जनरली कैसा होता है कि आईटी में मुझे पता हो, मैं पहले आईटी में ही था, अभी मैं सेल्स में मूव हुआ हूँ आईटी में। लेकिन जब मैं आईटी में था ना, तो पूरा दिन काम नहीं रहता है, बीच में कई ऐसे घंटे होते हैं कि जहाँ पे मैं 2-3 घंटा में फ्री ही रहता था। तो उस टाइम पे आप अपने सीनियर पर्सन को बोल के आपका जो वहाँ पे डेस्कटॉप होता है ना, उसके अंदर आप वीएम के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो अगर वो पॉसिबल है तो आपको सीनियर से एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो अगर सीखने की बात होगी ना तो कोई मना तो नहीं करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी जब पहली जॉब थी ना, जब मैं 2008 उस टाइम पे सर्वर चल रहा था, तो जब भी मेरी पहली जॉब जो वैसे तो वो अपने डेस्कटॉप सपोर्ट में ही मैं था, लेकिन मैं उनको बोलता था ना तो वो मना नहीं करते थे। उन लोगों ने मुझे डेडिकेटेड एक पीसी दे दिया था, तो वहाँ पे मैं बैठे बैठे प्रैक्टिस करता था। हाँ, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि उसको लेन के साथ कनेक्ट मत करना, क्योंकि अगर मान लो कि आपने वहाँ पे DHCP रोल इंस्टॉल किया होगा और अगर गलती से वो नेटवर्क में आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो मशीन को सेपरेट ही रखना और उसमें ही प्रैक्टिस करते रहना। ये तेज हाँ हाँ आप जी जी, मैं कर सकता हूँ। ओके, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लैपटॉप है कि डेस्कटॉप है? ऑफिस में तो डेस्कटॉप है, इधर लैपटॉप है, ओके, बट और लैपटॉप में रैम कितनी होगी? i3 और 4 GB है, ओके, तो फोर SSD है। हाँ, लेकिन 4 GB में आपको फिर कैसा करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम जो सर्वर बनेगा ना, तो आपको पीसी को डोमेन में लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी पीसी है, उसके अंदर आपने VM इंस्टॉल किया, उसके बाद में आपके ही पीसी को आपने जो मेन फिजिकल पीसी है उसको आपके डोमेन में ले लिया। लेकिन इस तरीके से मत करना, क्योंकि बाद में जब आप सर्वर को रिमूव करोगे उस टाइम पे क्या करोगे आप? समझ में आया? इसके लिए कम से कम आपको है ना, देखो सर्वर के प्रैक्टिकल के लिए कम से कम आपको 2 VM चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका लैपटॉप है ना, तो इसके अंदर कम से कम 2 VM चाहिए होंगे, जो एक आपका सर्वर बनेगा, दूसरा बनेगा आपका क्लाइंट बनेगा। ठीक है? और इसमें जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं ना, प्रैक्टिकल में देखो क्या क्या चीज़ें आती है। मैं आपको एक मिनट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम लोग, आज तो OS इंस्टॉलेशन हो गया, कल हम बनाएंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। फॉर एग्जांपल की सॉरी, सबसे पहले तो हम DC बनाएंगे। DC और ADC कल ही ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। आपने वो थियोरिकली वाली वीडियोस तो मेरी देखी हुई है ना, ये तेज? नहीं, मेरी बाकी है, आज मैं ओके, वो देख लेता हूँ, पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसमें DC हम मैंने बनाएंगे। देख लिया है। ओके, तो DC और ADC ये हम शायद कल ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अगर DC कंप्लीट होता है तो भी कोई बात नहीं, परसों हम ADC ले लेंगे। उसके बाद में हम बनाएंगे चाइल्ड डोमेन, और चाइल्ड डोमेन का भी हम बनाएंगे ADC। चाइल्ड डोमेन हम देखो, अभी हमारे पास टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नया ही पेंट खोल लेता हूँ। एक सेकेंड, मेरे पास देखो, हमारा कंपनी का एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है? इसमें सर्वर भी होंगे, फाइल सर्वर भी होगा। फाइल सर्वर आप इसको नास से भी कंपेयर कर सकते हो कि नास भी हो सकता है, आपका AD सर्वर भी हो सकता है आपके वहाँ पे ऑन प्रिम ईमेल सर्वर भी हो। तो फर्स्ट टाइम आप जब AD क्रिएट करोगे ना आपके एनवायरनमेंट में, तो वो फॉरेस्ट क्रिएट करेगा। ये टेस्ट जी। फर्स्ट टाइम डोमेन कंट्रोलर जो क्रिएट करता है ना, वो एक फॉरेस्ट क्रिएट करता है। ओके ठीक है? ओके। और उसके बाद में जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी आप जॉब कर रहे हो IT फील्ड में, वो कहाँ कहाँ पर कंपनी है? वो इधर मुंबई में है, ओके, दमन में है, ओके। वापी, हम्म, नालागढ़ एंड हम्म। कोयम्बतूर साउथ में। ठीक है, तो हर जगह पे वो लोग AD तो रख नहीं सकते, हर जगह पे अलग अलग फॉरेस्ट तो क्रिएट कर नहीं सकते। नहीं। ठीक है, फॉरेस्ट एक ही रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट चाहिए तो आपका फॉरेस्ट तो एक ही रहना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे बहुत सारे सर्वर जो है ना, वो ले लेते हैं और उसका अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। हो सकता है वो चाइल्ड डोमेन भी हो सकता है वो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर RODC भी हो, और हो सकता है कि वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये आपका मुंबई वाला सर्वर है, ये आपका दमन वाला सर्वर है, ये आपका आपने दूसरा चेन्नई वाला जो बोला था ना, वहाँ वाला सर्वर है। और फॉर एग्जांपल कि ये कहीं पे फैक्ट्री है और वहाँ पे मान लो कि 50 कंप्यूटर है या 100 कंप्यूटर है, तो वहाँ को मैनेज करने के लिए ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर भी एक हो सकता है, RODC जिसे हम बोलते हैं। ठीक है? तो
हम लोग जो सर्वर बनाएंगे ना वो RAS सर्वर बनाएंगे, RAS.local। इसका फुल फॉर्म होगा अभी लास्ट टाइम हमने क्या नाम दिया था, रोबोट एनिमेशन सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है रोबोट एनिमेशन सर्विसेज। ठीक है, हेलो। ओके ओके और वो अलग अलग जगह पे है। फॉर एग्जांपल ये मेरा मुंबई वाला सर्वर है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। उसके अलावा मेरी कंपनी जो है वो USA के अंदर भी है, चाइना के अंदर में भी है, रशिया के अंदर में भी है। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे मैं अलग अलग फॉरेस्ट तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि मुझे RAS से कनेक्टेड रह के यहाँ से मुझे कोई ऐसी पॉलिसी पुश करनी है कि जो इन सभी पे अप्लाई हो, तो मुझे सेंट्रलाइज सर्वर ही चाहिए होगा, और इसके लिए मुझे एक ही फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा। समझ में आया? बराबर। बट और ये हाँ बोलिए। अभी ये तो कनेक्ट इंटरनेट से ही होएगा, तो ये कैसे, मतलब एक जगह मैं फॉरेस्ट बनाऊंगा, एक जगह ये करूंगा, तो ये फिर एडी कैसे वर्क करेगा वो? वो प्रैक्टिकल हम लोग देख लेंगे, प्रैक्टिकली ही मैं आपको दिखाऊंगा। देखो जी हम लोग सर्वर पे, ये अभी मेरा सर्वर हो चुका है। सर्वर पे मेन क्या क्या चीज़ें हम ऐसा, फॉर एग्जांपल सर्वर इंस्टॉलेशन हो गया, उस टाइम पे हम मेन क्या क्या चीज़ें डालते हैं। आप फॉर एग्जांपल सर्वर में का IP एड्रेस और वो सब डालते हो, यस। ठीक है। आपने CCNA किया हुआ है ये टेस्ट? नेटवर्किंग के नहीं आपके नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं, बेसिक मीन्स मैंने एक्चुअली पहले मैं था, अराउंड 10 इयर्स पहले ये फील्ड में था, अच्छा। बट फिर मैं इसमें चला गया, ऑपरेशंस में चला गया, हम्म। तो और अभी वापस ये फील्ड में आया हूँ, ये ओके ओके। फील्ड। तो देखो वेन का कॉन्सेप्ट है ना, वो किस तरीके से है कि पूरा वर्ल्ड जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है, इस तरीके से। यस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर CMD NS lookup www.gujarat.com, मैं इसे इस तरीके से NS लुकअप करता हूँ ना, तो ये gujarat.com शायद कोई वेबसाइट होगी, तो उसका सर्वर कहीं ना कहीं पे तो होगा। तो यहाँ पे देखो मुझे उसका IP एड्रेस मिल गया। हाँ ठीक है, वैसे ही मैं NS लुकअप किसको करता हूँ, facebook.com। तो यहाँ पे देखो मुझे IP एड्रेस मिल गया। बराबर। अभी मैं NS लुकअप की जगह पे एक काम करता हूँ, पिंग करके देखता हूँ। पिंग से भी मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी कनेक्टिविटी है कि नहीं है, और दूसरा ये भी मुझे पता चल जाएगा कि देखो सेम IP मुझे मिल रहा है। बराबर। अभी फॉर एग्जांपल फेसबुक मुझे ये IP डाल के एक्सेस करना है, यहाँ पे मुझे facebook.com नहीं लिखना है, मैं डायरेक्टली IP डाल के मैं जैसे ही एंटर करूँगा ना, तो क्या खुला? आ जाएगा, हाँ फेसबुक खुल गया। हाँ, और ये क्या है, फेसबुक का जहाँ पे भी सर्वर होगा वहाँ पे मैं किस तरीके से पहुँचा, मेरे राउटर्स जो है उसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल TRACERT ट्रेसार्ट करूँगा www.facebook.com, इसे मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो मुझे पाथ भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा GTPL में गया, GTPL से डायरेक्ट उनका जो राउटर होगा वहाँ पे गया, वहाँ से आगे ऐसे होप जो है वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक बढ़ेंगे, जहाँ तक फेसबुक का सर्वर आ जाएगा ना वहाँ तक होप चलते जाएंगे। देखो देखा, तकरीबन कितने जंप किए, 7 जंप किए और हाँ सर, क्योंकि एक तो मेरा वाला ही है। तो इस तरीके से, और दूसरी बात ये इस तरीके से आपको एक IP है ना वो सर्वर के लिए भी मिला होगा, जो आप अपने DNS में डालते होंगे। आपका साइट टू साइट इस तरीके से इंटरकनेक्ट होगा ही, इस तरीके से लेन। ठीक है, और यहाँ पे सारों जगह पे आपको अलग अलग IP एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 192.168.1 डॉट की सीरीज यूज करते होंगे, तो यहाँ पे 192.168.3 डॉट की होगी, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 डॉट की भी हो सकती है ये वाले एनवायरनमेंट में। और ये सारे क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ का PC अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है तो मैं इजीली कर पाऊंगा। बराबर। तो सेम कॉन्सेप्ट सर्वर में है।
समझ में ओके। आया? हाँ हाँ। कोई कंफ्यूजन? नो। ओके। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा सर्वर इंस्टॉल हो चुका है ये वाला। तो सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे शायद मैंने आर एस एक आगे डाला हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसी सर्वर को अभी हम टेस्ट वाला जो है ना उसकी को आर एस में प्रमोट कर देंगे। आर देखो सर्वर का वो लोग नाम किस तरीके से देते होंगे, RAS_SRV इस तरीके से होगा। अंडरस्कोर शायद AD भी हो सकता है, DC भी हो सकता है। इसको मैं रिस्टार्ट बाद में करूँगा। अभी दूसरा मैं यहाँ पे क्या चेंज करूँगा, IP एड्रेस चेंज कर दूँगा। प्रॉपर्टीज, मेरे PC का IP क्या है, एक मिनट। 1.5 है ना, तो 1.99 में इसको दे देता हूँ। 192.168.1.99। इसी को मुझे क्या करना है, सर्वर बनाना है मेरा एक्टिव डायरेक्टरी वाला। तो यहाँ पे सेम सर्वर जो है वो मेरा DNS सर्वर भी रहेगा। तो मैं यहाँ पे DNS में क्या डाल रहा हूँ, ये, और अल्टरनेट DNS में यहाँ पे कौन सा डाल रहा हूँ, गूगल का। और यहाँ पे 192.168.1.1। एक बार मैं एक काम करता हूँ, इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ का नेटवर्क एडेप्टर जो है ना उसको ब्रिज मोड में मैं रख देता हूँ। तो देखो अभी हम प्रैक्टिकल किस तरीके से करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मेरा मुंबई वाला जो यहाँ पे DC है, डोमेन कंट्रोलर जिसे हम बोलते हैं, उसका तो हम यहाँ पे ADC बनाएंगे ही बनाएंगे। ADC मतलब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अगर मेरा DC डाउन हो जाता है ना कभी भी, मान लो कि DC में हार्डवेयर फेलियर हो गया या कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा कि मेरा ADC जो है ना वो ऑटोमेटिकली एज ए DC तरीके वर्क करना स्टार्ट कर देगा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, फॉर एग्जांपल कि जब भी यहाँ पे मैं ADC जो है ना उसके यूज़र्स और सारे DC के यूज़र्स और जो भी होगा ना वो यहाँ पे ADC में होगा ही होगा। तो जब तक DC डाउन रहेगा ना तब तक मेरा ADC जो है वो मेरा DC के तौर पे काम करेगा। और एक बात याद रखना, आपका DC अगर डाउन हो गया है, उसमें हार्डवेयर फेलियर हो गया है, तो आपको ADC को DC के तौर पे प्रमोट भी आप कर सकते हो। मतलब आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उसको आप DC के तौर पे भी काम करना स्टार्ट करवा सकते हो। समझ में आई बात? तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना? हाँ, वो ये डाउन हुआ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन इसमें एक FSMO रोल आते हैं DC के अंदर। तो वो रोल आपको सिर्फ ट्रांसफर करने पड़ेंगे जब आपको ADC को DC में ट्रांसफर करना होगा ना उस टाइम पे। ओके, मींस जब परमानेंटली वो मान लो समझ कि आपको permanent DC निकालना ही yes, है, DC मान लो कि हाँ। आपको परमानेंट निकाल देना है, उस टाइम के आपको FSMO रोल जो है ना वो सारे के सारे ADC में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो आपका ADC जो है वो एजेंट DC स्टार्ट कर देगा। अभी ओके यहाँ पे चाइना वाले में और USA वाले में, वहाँ पे क्या होगा, मेरा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होगा, मतलब कि CDC। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल कि चाइना में मेरे पास 4000 यूज़र है। मान लो कि चाइना में मेरे पास यूज़र बेस है वो 4000 है। तो उस केस में क्या रहेगा कि मेरा चाइल्ड डोमेन जो है उसका भी मुझे एक यहाँ पे ADC रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना मेरा अगर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर फेल हो गया
तो उस टाइम पे सारे के सारे यूजर्स कहाँ जाएंगे? समझ में आया ये तेज? बराबर। हाँ हाँ। हाँ, तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मेरी मुंबई में तो ब्रांच है ही, मेरी एक बेंगलोर में नई ब्रांच खुल रही है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़र नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 100 यूज़र ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक RODC क्रिएट कर दूंगा, मतलब कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ताकि यहाँ पे बैठे बैठे मुंबई पे बैठे बैठे मैं पूरा मैनेज कर सकूँ। कहाँ का? बेंगलोर का। ठीक है, तो ये सारे जो प्रैक्टिकल है हम करने वाले हैं, और इसमें मैं आपको इस तरीके से भी दूंगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल CDC का ADC बनाना है ना, तो वो लोग आप लोग बनाओगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि डोमेन कंट्रोलर में कि DC में से ADC किस तरीके से बनाते हैं। सेम स्टेप ही है यहाँ पे CDC टू ADC। समझ में आया? ओके। तो वो प्रैक्टिकल आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि आप लोग प्रैक्टिकल करोगे ना, हो सकता है कि उस टाइम पे 1000 तरह की एरर आए, बराबर। और अगर वो एरर सोल्व करना सीख जाओगे ना, तो सर्वर आप इजीली सीख पाओगे मैनेज करना। ओके। और दूसरी एक बात, सर्वर में जब भी लॉगिन करो ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखो एक गौतम नाम का जो क्रिएट किया था ना, उससे कभी मत करना इस तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि कुछ राइट्स का इश्यू हो, और उस तरीके से इश्यू आएगा ना, तो उस टाइम पे जब हमारा रोल और फीचर्स जब हम लोग इंस्टॉलेशन कर लेंगे ना, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अभी देखो, जब भी आप सर्वर मैनेज करते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना बैकअप का। तो यहाँ पे हमारा बैकअप क्या रहेगा, मेरा जो भी यहाँ पे स्नैपशॉट बनेगा ना, वो मेरा बैकअप काम करेगा। तो ये क्लीन वाला है, यहाँ पे मैंने सिर्फ OS इंस्टॉलेशन ही किया है। और मैंने क्या किया है, फायरवॉल, एक मिनट, फायरवॉल मैंने यहाँ पे बंद नहीं की थी, उसको बंद करके उसके बाद में मैं बैकअप लेता हूँ। अभी देखो CMD पिंग 192.168.1.99 मिल गया मुझे, पिंग रिस्पॉन्स मिल गया। बराबर। ARP-A, यहाँ पे देखो मुझे इसका मैक एड्रेस भी मिल गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका एक स्नैपशॉट ले लूँगा, ताकि कल को उठ के मान लो कि कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो डायरेक्टली स्नैपशॉट पे मैं यहाँ से जाके रिवर्ट कर दूँ ये वाले पे। ओके। ठीक है, और अभी हम आ जाते हैं रोल एंड फीचर्स, जो इंस्टॉलेशन अपना होता है ना उसके ऊपर। तो मैनेज में जाएंगे, क्या हुआ अभी, ओके, यहाँ पे मैनेज में जाएंगे, यहाँ पे एडिट रोल एंड फीचर्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे, रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन रखेंगे, उसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो मेरा सर्वर का नाम है, सर्वर का IP एड्रेस है, और यहाँ पे सर्वर का टाइप भी है, जो मेरा OS है ना उसका टाइप 2016 है, डेटा सेंटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट,
अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी जो है उसको इंस्टॉल करने वाला है, तो ADDS को ले लेते हैं और दूसरा है हम DNS को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बेसिक जो फीचर्स है मैं उसको वहीं के वही टिक रखूँगा। देखो यहाँ पे मुझे ग्रुप पॉलिसी मिल रही है जिसके थ्रू मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊँगा। मुझे रिमोट सर्वर भी मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिंग टूल और वो सब। यहाँ पे मेरी रिस्टार्ट पे क्लिक करके यस करके इंस्टॉल कर दूंगा। मनोज, मनोज, हाँ जी। आपने सर्वर मैनेज किया हुआ है ना? हाँ हाँ बोलो। हाँ सर्वर मैनेज किया हुआ है। ओके, तो आपको पता है सर्वर में एक साथ कितने लोग लॉगिन कर सकते हैं सेम टाइम पे रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू? फॉर एग्जांपल कि मान लो कि ये मेरा सर्वर है, ये वाला पीसी, और उसको सेम टाइम पे कितने लोग कर पाएंगे? बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ओएस इंस्टॉलेशन ही किया है, आईपी दिया है, और बाहर के लोगों को वो एक्सेस मतलब लेन के थ्रू उन लोगों को एक्सेस करना है। तो कितने लोग कर पाएंगे लेन के थ्रू या वीपीएन के थ्रू? कितने लोग फर्स्ट टाइम जो फ्रेश होगा उसमें इंस्टॉलेशन कर पाएंगे? एक्चुअली तो नॉर्मली क्या होता है हम्म। कि हमको रिमोट के लिए अलाउ देना पड़ेगा कि किसको मतलब अलाउ करवाना है, तो हम जितने यूजर ऐड करवाएंगे उसके अंदर उतने कर सकते हैं। शुरुआत में सिर्फ दो जब हम यूज़र रिमोट का जो अलाउ है कर। ना, एट अ टाइम शुरुआत में सिर्फ दो ही यूज़र लॉगिन कर हम्म। पाएंगे सर्वर के अंदर। इसमें हमें है ना यहाँ पे हम्म। हम्म। मैनेज में मैं गया था ना, उसी तरीके से रिमोट सर्वर करके हाँ हाँ एक हाँ रोल होता है, वो इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। वरना आप बाय डिफ़ॉल्ट हमारे हाँ पास हाँ हाँ सिर्फ दो ही लोग एट अ टाइम लॉगिन कर पाएंगे। कर सकते हैं हाँ, अगर जैसे वो ही रोल ऐड नहीं तीसरा किया है वहाँ तो। पे कोई भी हो, आप नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम ओएस इंस्टॉल करते हो ना सर्वर के अंदर, फर्स्ट टाइम या कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट हम्म। उसका ऐसा होता है कि सिर्फ दो ही लोग एट अ टाइम उन लोगों को सर्वर यूज़ कर सकते हैं रिमोट लेके। जैसे हमारा विंडोज़ 10 बराबर में कैसा होता है कि एक बराबर। विंडोज़ लेगा ना तो वहाँ पे कंट्रोल अल्टर डिलीट का यहाँ पे आपको पॉपअप मिल जाएगा कि अभी कोई और यूज़ कर रहा है। हाँ हाँ, तो सेम उसी तरीके से सर्वर बराबर है। में बाय डिफ़ॉल्ट दो लोग यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जैसे ही लेने को जाएगा ना, उसको वो दोनों के नाम मिल जाएंगे कि भाई ये हम्म। दोनों अभी डेस्कटॉप जो है ना वो लॉगिन है, वो दोनों में से एक लॉग ऑफ होगा ना तो वो तीसरा लॉगिन कर हम्म। पाएगा। समझ में आया? इस बराबर सर्विस है, तो सर्वर सर्विसेज का में रोल ऐड जाके करवाएंगे, रिमोट का रोल ऐड करवाएंगे। हाँ, तो ये हम सीखेंगे आगे। रिमोट का रोल ऐड करवाएंगे हाँ, तो उसके बाद में तो वो ही कर होगा है पाएगा। ना। हाँ, तो एक से मल्टीपल फिर कि आपको जितने भी सर्वर के हम्म। रिमोट जो है ना, जैसे कि हमारा टेली सर्वर हमने देखा था, हम्म। तो टेली सर्वर फॉर एग्जांपल हम्म। हम्म। कैसा होगा कि वीपीएन के थ्रू बाहर के लोग भी उसको एक्सेस करने की ट्राई करेंगे। समझ में आया? हम्म। हाँ, ये थे आप कुछ हम्म। पूछ रहे थे। हाँ एक्चुअली एक बार हमारा भी एक सर्वर है, उसमें न्यू इंस्टॉल किया था अजूर पे। हाँ, तो उसमें भी दो यूजर ले रहे थे। जैसे अगर कोई तीसरा यूजर आता है तो वो फर्स्ट वाले को लॉग आउट कर देता है हाँ, और उसका चालू पर सेशन वही ओपन हो जाता है, लास्ट जो ओपन था हाँ, वही सेम यूज़र, सेशन। क्योंकि यूज़र सेम होगा ना इसकी वजह से। हाँ, और फिर कुछ सर्विसेज में जाके, सर्वर की सर्विसेज में जाके वहां पे ये रिमोट डेस्कटॉप का कुछ रोल, उन्होंने बढ़ा दिया था यूजर। हाँ, रिमोट डेस्कटॉप का हाँ रोल बढ़ा होगा, दिया। वो किया होगा इन्होंने इंस्टॉल। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट ले लिया है। अभी हमने सिर्फ वहाँ पे क्या किया है, रोल को इंस्टॉल किया है। एक मिनट, क्यों नहीं आया? अच्छा, अभी लिया। देखो आ गया ना, थोड़ा टाइम लिया। अभी देखो मैं यहाँ पे इसे प्रमोट करने जा रहा हूँ। और कितना टाइम बचा है? अभी तो हमारे पास टाइम बचा हुआ है, शायद आज ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे ही इसको प्रमोट करूँगा ना, वहाँ पे देखो मुझे ये क्या पूछ रहा है। हेलो, ये एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन।
एग्जिस्टिंग डोमेन में ऐड करने के लिए बोल रहा है। हाँ, और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो 3 में से मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा फॉरेस्ट जो है ना वो नहीं। नया बन रहा है उसके लिए। हम्म। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, RAS.local। आप .com भी दे सकते हो, .in भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैंने नेक्स्ट किया। यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ जरूरी है, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल है और डोमेन फंक्शनल लेवल है। अभी यहाँ पर मैं इसे 2008 अगर नहीं रखूँगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल मैंने 2008 वाला नहीं रखा, तो ये 2008 में से फॉर एग्जांपल मुझे इन फ्यूचर कभी 2016 पे किसी भी सर्वर को माइग्रेट करना होगा ना, तो वो नहीं हो पाएगा। समझ में आई? तो हेलो। लोअर आपने रखा ना, लोअर। हाँ, सबसे लोअर तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है हम्म, तो दोनों आप को। कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। हाँ। अगर आपने 16 रखा तो होता तो आप कभी डाउन हाँ, ये नहीं कर सकते, डाउनग्रेड। हाँ डाउनग्रेड नहीं, 2008 हम्म, वाला जो है ना वो 2016 में हाँ। कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इन शॉर्ट, ऐसा समझ लो आप। ओके। अभी मैं उसको पासवर्ड दे देता हूँ। अभी ये डीएनएस क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है, तो हमें डीएनएस क्रिएट करना ही पड़ेगा। नेट बायोस में भी नेक्स्ट। ये देखो, ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का पाथ है सी विंडोज़ में। कई बार इंटरव्यूअर पूछते हैं कि सर्वर जो है ना उसका डेटाबेस का पाथ क्या होता है, तो कुछ सी विंडोज़ और NTDS में, और उसका सिसवोल का जो पाथ होता है ना वो सी विंडोज़ और सिसवोल में होता है। नेक्स्ट। ओके, डीएनएस सर्वर यहाँ पे है मेरा, और यहाँ पे देखो व्यू स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर यही सेम चीज़ में मेरे पावर शेल में चला दूंगा ना, तो यहाँ से भी मेरा सर्वर जो है वो डायरेक्टली डोमेन कंट्रोलर में चला जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कमांड लाइन के थ्रू पता है यूज़ करते हैं, वो यही स्क्रिप्ट होती है। मैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, इंस्टॉल। ये थे। जी। कोई अगर फॉर एग्जांपल आपको ये पूछेगा इंटरव्यूअर कभी भी कि हम सर्वर क्यों रखते हैं, तो आप क्या जवाब आंसर दोगे? सर्वर यूजर्स मैनेज करने के लिए। हाँ, ये भी और देखो, आप जनरली उसको ये भी बोल सकते हो कि सर्वर जो होता है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सर्वर को रखेंगे। सर्विसेज ओके। कई टाइप की हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है मेरा DHCP सर्वर भी हो सकता है मेरा पूरा जो एनवायरमेंट के लिए मैंने ADDS अभी जैसे बनाया उस तरीके से भी हो, तो इस तरीके से ओके। ईमेल सर्वर भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट इसका शॉर्ट आंसर यही रहेगा कि मुझे अगर सर्विसेज किसी भी चीज़ की प्रोवाइड करनी होगी ना, तो उसके लिए मुझे सर्वर रखना पड़ेगा। बराबर। एक क्वेश्चन है मेरा, ये कैल लाइसेंस किसके लिए होता है? रिमोट के लिए।
ओके, उन लोग, रिमोट डेस्कटॉप के लिए अगर। हाँ उन्होंने 16 20 25 30 इस तरीके से केल लाइसेंस लिए होंगे, देखना। ओके। जब वो उन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 या इस तरीके से लिया होगा ना, 16 लिया कि 22 लिया है, 16 है। 16 है ना, तो उसके साथ में केल के लाइसेंस भी लिए होंगे। हम्म। अभी जस्ट हमने प्रीमाइसिस से अजूर में ये किया है हम्म ट्रांसफर, तो एडीसी वगैरह सारा अजूर में ही है। तो वो कोई सॉफ्टवेयर प्रीमाइसिस के से थ्रू किया कि डायरेक्टली मैनेज किया था? नहीं, वो एक एडी माइक। कनेक्ट करके एक टूल आता है वरना, अगर आपको पता ना हाँ, हो तो। नहीं 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 पता है, वो अच्छा, उन्होंने किया था सब, थर्ड पार्टी ने। हाँ तो एडी कनेक्ट जो होता है ना, उसके हम्म। थ्रू भी आप कर सकते हो। ये देखो, ओके। तो आप ऑन प्रीम से अगर उस तरफ ले जाना चाहते हो ना, तो एडी कनेक्ट के थ्रू आप ले जा सकते हो क्लाउड। बराबर बराबर। मतलब AWS अजूर किसी पे भी लेके जा सकते हैं। देखो इसमें एक्चुअली मैं जब लेके गया था ना, तब तो एडी एडी कनेक्ट से उसमें ही लेके गया था, अपने अजूर आपने में। जिसमें बोला ना, हाँ। तो हाँ। उसका ना मुझे नहीं आइडिया है। ओके। और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, वो कई बार कई कंपनी कैसी करती है कि फॉर एग्जांपल अभी एडी कनेक्ट के लिए रख दिया, उसके बाद में जब लाइसेंस रिन्यूअल आ जाएगी ना, तो उस टाइम के हम्म। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि जो कंपनी खर्चा नहीं करना चाहती, तो वो लोग क्या करती है, ऑन प्रीम वापस लेकर आती है कि भाई अभी ऑन प्रीम ही सर्वर मैनेज करते हैं। हम्म। तो बस ये जैसे रिस्टार्ट हो गया ना, वैसे ही वो सर्वर क्या क्या हो गया, मेरा पूरा डोमेन कंट्रोलर जो है वो ये वाला सर्वर मेरा डोमेन कंट्रोलर सर्वर बन गया, मतलब मेरा डीसी बन गया। और इसके थ्रू मैं क्या कर पाऊँगा, मेरे सारे भी यूज़र्स हो गए ना, फॉर एग्जांपल इसको मैंने अभी क्या बना दिया, डीसी बना दिया। आप एडी भी रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सारे पीसी होंगे ना, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर में लेने पड़ेंगे, वो तो पता है ना आपको। हाँ हाँ। हाँ, उसके बाद में मैं यहाँ से जो चाहूँ ना वो मैनेज कर सकता हूँ। और दूसरी एक चीज़, आप ग्रुप पॉलिसी अगर बनाओगे ना, तो ग्रुप पॉलिसी में देखना आपका विंडोज़ एक्सपी अगर होगा, विंडोज़ 10 होगा, विंडोज़ 7 होगा, वहाँ पे अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग चीज़ें होंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसीज़ जो है ना विंडोज़ 10 पे जल्दी अप्लाई हो जाएगी, विंडोज़ 7 को उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सारे प्रैक्टिकल जो है ना, आप हमेशा वीएम पे ट्राई कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा जो है ना वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है ग्रुप पॉलिसी। ओके ओके। और उसके बाद में ही ऑन प्रीम पे ट्राई करना। हम्म। और सर्वर मैनेज करना हो ना, तो जल्दबाजी कभी भी मत करना, खास करके उस टाइम पे जब आप पॉलिसी लगा रहे हो। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं शेयर करता हूँ। मैं एक कंपनी में था ना, तो वो लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग कंपनी थी, तो उन्होंने बताया था कि सभी लोगों का जो है ना वो राइट क्लिक बंद कर दो। ये जो राइट क्लिक हम लोग करते हैं ना, जिस हाँ पे हाँ। हमारा कट कॉपी पेस्ट और वो सारे ऑप्शंस आते हैं, बराबर। हम्म। पता नहीं अभी यहाँ पे, हाँ ये सारा ऑप्शन आते हैं, तो ये नहीं आना चाहिए। हम्म। और मैंने उनको पूछा कि सर क्यों ऐसा क्यों करना है, तो उन्होंने मुझे रीज़न क्या बताया पता है, कि भाई कोई कॉपी पेस्ट कर लेगा डेटा इसकी वजह से। हालांकि ओके। हमने वहाँ पे पॉलिसीज़ रखी हुई थी कि कोई भी जो पेन ड्राइव है ना वहाँ पे ना ले, लेकिन कुछ लोग क्या होता था कि मैंने हमारे वहाँ पे जीमेल ब्लॉक था, ताकि वो लोग जीमेल में भी कुछ ना कर पाए, गूगल में भी। आउटलुक जो था ना वो मेरा वहाँ पे था, जो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक था ना उसका ही सर्वर हम लोग मैनेज करते थे। तो कुछ लोग क्या करते थे कि खुद का माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन कर लेते थे, वहाँ पे फिर अपना जो वन ड्राइव होता है ना उसमें डेटा कॉपी हाँ। पेस्ट कर लेते थे, वहाँ पे ड्रैग ओके। एंड ड्रॉप कर देते थे।
तो अभी उसको तो ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले जो होंगे ना बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, उस टाइम पे डरना नहीं है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है, उनको बोलना है कि सर ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका अल्टरनेट भी है। अगर फॉर एग्जांपल वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी उसको पता नहीं होगा क्या कॉपी पेस्ट के लिए, हाँ, पता होगा ही ना। शॉर्टकट तो पता ही रहेगा। तो फिर तो ऐसी कुछ भी पॉलिसी अप्लाई करने के लिए बोले ना तो तुरंत मना कर देने का कि सर ऐसा भी ऑप्शन होता है, तो इसके लिए इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और वो समझदार होगा ना तो वो भी समझ जाएगा। बराबर। तो यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है मेरा, RAS/गौतम। तो यहाँ पे अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करूँगा। तो ये हो गया हमारा DC तैयार। ठीक है, अभी इसको पावर ऑन कर देता हूँ XP को। इसको डोमेन के अंदर अभी ले ही लेते हैं, टाइम है ना हमारे पास। वो XP मैंने इसके लिए रखा है क्योंकि XP जो है ना वो मैं अगर 512 MB रैम भी रखूँगा ना तो वो लॉगिन हो जाएगा। आप भी ऐसा कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि आपने एक सर्वर रखा ना तो एक XP डाल देना, XP 512 MB रैम में भी चल जाएगा और आपके जो प्रैक्टिकल होंगे ना सर्वर क्लाइंट के वो इजीली आप परफॉर्म कर पाओगे। ओके। क्योंकि आपकी 8 GB रैम होगी ना उसमें क्या होगा पता है, फॉर एग्जांपल मेरी अभी यहाँ पे देख रहे हो ना तो 16 GB की रैम है जिसमें से 8 GB अभी मेरी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, आपकी 8 GB में हो सकता है कि 4 GB जो है ना वो आपका विंडोज 10 यूटिलाइज करे जो बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन जो है वो वाला। उसके बाद में VM में जो सर्वर आपने दिया है वो कम से कम 2 GB रैम का यूटिलाइज कर रहा हो, तो उसके बाद में थोड़ी ही मेमोरी बचेगी। तो उस टाइम पे आप XP इंस्टॉल कर दोगे ना तो ईजिली आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे और ज़्यादा लेग भी नहीं करेगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे पिंग करके चेक कर लेते हैं, पिंग RAS.local CMD पिंग 192.168.1.99। देखो पिंग मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, रन में जाके cpa.cpl यहाँ पे बट ये तो डोमेन में डाला नहीं था ना, कौन सा ये वाला? नहीं अभी तक डाला नहीं है, अभी मैं डालने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं IP डाल रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे उसको सारे यहाँ पे हमारा 110 वाला नहीं है, अभी हमारा यहाँ पे कौन सा है 99 वाला है, तो मैंने यहाँ पे 99 कर दे रहा हूँ। ओके ओके क्लोज। ये एक्चुअली मेरे पुराने जो है ना पुरानी वाली बेचेस ये उसका है। ओके। अभी आप यहाँ पे देखने जाओगे ना तो डोमेन में नहीं होगा, वर्क ग्रुप में होगा। यहाँ पे देखने जाओगे ना तो देखा वर्क ग्रुप में है ना, चेंज डोमेन, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ RAS.local। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र ID पासवर्ड पूछ रहे हैं। ओके तो ये देखो RAS.local में अभी आ गया। तो ये रिस्टार्ट होके जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ना वैसे ही वो कहाँ पे मुझे शो होगा,
देखो ये सारी चीज़ें है ना, टूल्स में यहाँ पे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स है ना, यहाँ पर कंप्यूटर्स में शो हो जाएगा। ये देखो RS-1 010 आ गया, जो मेरा विंडोज़ एक्सपी था वो। ये वाला अभी हमारा टेस्ट वाला जो अभी हमने बनाया ना, वो वाला है। बराबर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी पॉलिसी अप्लाई करूँगा ना तो वो हो जाएगी। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको है ना OU, इसको हम OU बोलते हैं। OU मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। OU और ग्रुप को ठीक तरीके से मैनेज करना है। अगर आपको OU और ग्रुप ठीक तरीके से मैनेज करना आ गया ना तो आप किंग हो गए, ऐसा समझ लो आप। ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फॉर एग्जांपल डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे कंप्यूटर्स के अंदर हो, कंप्यूटर्स ये वाला जो है ना यहाँ पे यूज़र्स भी ऐसे क्रिएट हो चुके हो। मैंने ऐसी बहुत सारी जगह पे देखा है कि यहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसके अंदर भी यूज़र्स को क्रिएट करके वो लोग रख देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूज़र्स के अंदर भी आप यहाँ पे OU बना दो कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, उसके अंदर मैंने एक OU बना दिया यूज़र्स के अंदर भी। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे ना तो न्यू में यहाँ पे OU का ऑप्शन आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट लिखा होगा। ग्रुप है, OU किधर गया? अभी यहाँ पे मैं एक्सीडेंटल डोमेन, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं HR बनाता हूँ, एक्सीडेंटल वाले पे टिक होगा ना तो वो कभी भी डिलीट होने से पहले ना आपको एक बार वार्निंग दे देगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ ना तो ये मुझे एरर दे देगा इस तरीके से, तो एक्सीडेंटल डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी HR के जो भी यूज़र हो ना वो यहाँ पे बनाने के, उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट भी आपका एक डिपार्टमेंट होगा तो अकाउंट नाम का भी एक बना देने का। तो इस तरीके से मैनेज करने का पूरा सर्वर, ऐसा नहीं कि पूरा मतलब कुछ भी हो कहीं पे भी। समझ में आया? हेलो? अगर अगर वो मैनेज मतलब ऐसे ही बना दिए हुए बाद में हम उसको कर सकते हैं मैनेज इधर से उधर हाँ ट्रांसफर। हाँ, ये हम मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो कि कल को आप उठ के ग्रुप पॉलिसी जब अप्लाई करोगे ना तो पर्टिकुलर OU के ऊपर भी आप ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। फॉर बराबर। एग्जांपल यहाँ पे मेरे HR डिपार्टमेंट के अंदर मुझे कुछ भी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई नहीं करनी है, पर अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर कुछ ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो मैं पर्टिकुलर अकाउंट डिपार्टमेंट के OU पर वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाऊंगा। बराबर। समझ में आया? वो सिंगल सिंगल यूजर पे नहीं करने पड़ेगा, वो हाँ पूरे अकाउंट डिपार्टमेंट में हम कर हाँ सकते हैं। हाँ। जनरली क्या होता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पे टेली चल रहा होता है, आपको अगर मालूम हो तो टेली का जो बराबर। डेटा होता है ना वो वहाँ पे उन लोगों को टेली करके एक डेटा करके एक फाइल होती है, उसमें उसका पूरा डेटा होता है। तो वो उन लोगों को कई बार ट्रांसफ़र करनी भी होती है। अगर आपके पास टेली सर्वर नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं कि पेन ड्राइव के थ्रू वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को आपको बस स्पेशल परमिशन देनी पड़ेगी कि वो वहाँ पे पेन ड्राइव ओपन रखे, बाकी की सारे में आप ब्लॉक रखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो भी OU बने हुए हैं ना उस सब में परमिशन दे दूंगा कि भाई सारे के सारे में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे HR वाले में मैंने लॉक कर दिया। दूसरा मेरा एक सेकेंड, यहाँ पे एक और OU फॉर एग्जांपल बनाते हैं, QA करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं वो लोग, तो इस वाले पे भी मैंने बना दिया। तो यहाँ पे भी मेरी पेन ड्राइव ब्लॉक हो गई, यहाँ पे भी मेरी पेन ड्राइव ब्लॉक हो गई, पर वो मैंने कहाँ पे नहीं रखी, अकाउंट में वो कोई पॉलिसी ही अप्लाई नहीं की, तो वो वहाँ पे क्या होगा कि वो लोग पेन ड्राइव एक्सेस कर पाएंगे। बराबर। ठीक है, तो ठीक तरीके से इस तरीके से मैनेज करने का। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है हम डोमेन कंट्रोलर के बारे में और भी जानेंगे और DC और ADC के ऊपर कल हम वर्क करेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए मनोज जी, ओके। कुछ सवाल है आप दोनों में से किसी को भी? ये हाँ, हाँ बोलिए। अभी जो आप बता रहे थे ना ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वाला, हाँ तो अभी आपने तो एक्सटर्नल में से जाके OU बना है ना, हाँ, तो यूजर के वहाँ पे कैसे बनेगा वो? क्या मतलब यूज़र के वहाँ पे कैसे आप बनेगा? बोले यूजर के वहाँ से आप बोल रहे थे ना OU आएगा,
तो मतलब वो एक्सीडेंटली बना ना अभी तो अपने पास। नहीं 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 नहीं, एक्सीडेंटल नहीं बनाया, वो यहाँ पे मैंने क्लिक करके बनाया आप ना। जो नहीं, ये जो यूजर है, यूजर के ऊपर से आपने बोला ना कि यूजर के अंदर हम ओयू बना सकते हैं। अच्छा हाँ, वो एक्चुअली 2008 और 2000 वो था ना, उसमें हो सकता था। अभी इस तरीके से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे बन गया, यूजर्स में नहीं बनेगा, पर हम्म, आप सेकेंडरी ओयू होगा ना उसके अंदर ओयू बना सकते हो। ये जैसे कि एचआर के अंदर एसीसी बन ओके। गया ना, इस तरीके से। हाँ, पर अभी ये वहां पे एसीसी में ओयू बनेगा क्या कोई? हाँ, यहाँ पे ओयू बन सकता है। फॉर ए, एग्जांपल ए सी सी बी एस आई डी ई, और यहाँ पे मैं ओके ये इसको प्रोटेक्शन हटा देता हूँ ताकि मेरे को डिलीट करना हो ना तो डिलीट हो जाए। ये देखो। ओके, ठीक है, तो ये ओयू बन गया है। हाँ अभी हम यहाँ पे यूजर रख सकते हैं जिसको मतलब हाँ अकाउंट में है लेकिन उसको यूएसबी नहीं देना है, हाँ। बराबर है। हम्म। और जिसको देना है उसको बाहर रखेंगे, जिसको नहीं हाँ देना है उसको अंदर रखेंगे हाँ। यूजर को। ठीक है ना? हम्म। ओके ओके, ठीक है। ओके, गुड नाइट, कल फिर ठीक है, चलिए। मिलते हैं 9:30 को, है ना? चलिए। ओके ओके गुड ओके, नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, नाइस।